नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी के जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। देखिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। इसमें से कुछ टॉपिक आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का पहला आर्टिकल हमारा है कोर सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कोर सेक्टर होते क्या हैं। देखिए, जैसे कोई इकॉनमी होती है, इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो आपके दूसरे सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, आयरन एंड स्टील को आप एग्जांपल लीजिए। अब देखिए, आयरन आपकी कार मेकिंग में भी यूज़ होता है, बिल्डिंग मेकिंग में भी यूज़ होता है, तो यहाँ इसके मल्टीपल यूज़ हैं। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि आयरन एक आपका कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। ऐसे ही क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपकी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए काफ़ी बेसिक हैं। ये एक तरह से बेसिक पिलर है आपकी इकॉनमी के। अगर इन पिलर्स में इंप्रूवमेंट दिखती है तो आपकी ओवरऑल इकॉनमी भी अच्छी ग्रो करती है। अभी हमारे लिए चिंता का सबब ये है कि जो पिछला साल था हमारा, उस समय अप्रैल मई के मंथ में हमें 19.3% की ग्रोथ दिख रही थी हमारे कोर इंडस्ट्री में, अब जो कि घट के 4.3% पे पहुंच गई है। अब देखिए, यहां हमें यह समझना होगा कि कोर इंडस्ट्री के बारे में हम कैलकुलेट कहां और कौन से इंडेक्स में करते हैं। तो इसके लिए आप याद रखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसका कि बेस ईयर रहता है आपका 2011-12। अब देखिए, आपको अगर ये नहीं पता है कि बेस ईयर क्या होता है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा ईयर है जिससे हम तुलना करते हैं इस साल की, और इससे कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि क्या हमारा अभी ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। कि हमें एक बेस ईयर चाहिए होता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो वो बेस ईयर ये काम करता है। अगर बात की जाए इसमें क्या ब्रॉड सेक्टर कवर किए गए हैं, तो इसमें आपका माइनिंग कवर किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग कवर किया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके कोर सेक्टर्स हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 40% यानी 40.27 है वैसे तो, इसकी वेटेज दी गई है। अब कोर इंडस्ट्रीज में कौन से 8 सेक्टर आते हैं, इसमें आपको याद रखना है, जैसे पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। अब इनको मैंने परसेंटेज वाइज आपको दिया है क्योंकि यूपीएससी ने पहले एक बार इनकी वेटेज के अकॉर्डिंगली अरेंज करने को आपको कहा था। इस आर्टिकल में एक दो चीज़ें आपको और भी समझाई गई हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, और अगर बात की जाए नेचुरल गैस में, हमें 0.3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए कोल इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 7.2% से हम ग्रो कर रहे हैं। पहले यहाँ पर 33% की ग्रोथ रेट थी। अगर बात की जाए फर्टिलाइज़र की, स्टील इंडस्ट्री की, सीमेंट इंडस्ट्री की, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी आपको 10% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जैसे 22% पे थी आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, अब इसकी ग्रोथ है 9.7% के आसपास। 15% के आसपास आपकी ग्रो कर रही थी स्टील इंडस्ट्री, अब ग्रो कर रही है 9.2% के हिसाब से। और सीमेंट इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर रही थी 26% के आसपास, अब कर रही है 15% के आसपास। वैसे तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर मंथ ये रिवाइज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बस ये कहूँगा कि आप इसके कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी चीज़ें जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा उस समय आपको याद करने की ज़रूरत है कि कुछ पूछा जाए कि कहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम के पास याद रखने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जो कि 11.8% देखने को मिला है हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट का मई मंथ में। ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा। डेफिसिट और सरप्लस आई होप आपको पता हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 10 रुपये है और मेरा खर्चा जो है वो 8 रुपये है, तो यहाँ पर मैं 2 रुपये सरप्लस में हूँ। अगर मान लीजिए मेरा खर्चा 12 रुपये हो और आमदनी 10 रुपये, तो यहाँ पर मैं 2 रुपये डेफिसिट में हूँ। तो यहाँ डेफिसिट और सरप्लस दोनों का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। यानी जब मेरे पास 2 रुपये बच रहे थे तो मैं सरप्लस में था, और जब मेरे पास 2 रुपये की कमी है तो मैं किस में हूँ, डेफिसिट में हूँ। अब यहाँ बजट के अंदर 3 तरह से हम डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। एक उत्तर रेवेन्यू डेफिसिट, जहाँ पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे, जैसे आपकी सैलरी देना या किसी की पेंशन देना, वो डे टू डे जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज जहाँ से ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो,
मतलब ना किसी से उधार लिया हो, ना ऐसा कुछ कि जिससे गवर्नमेंट को किसी को बाद में पैसा चुकाना हो, और ना ही कोई ऐसा मंजर जहां पर आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स, जैसे मान लीजिए रेलवे है, रेलवे को बेच के पैसा लेके आ रहा हो, तो इसे कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ज़्यादातर आपकी टैक्स कलेक्शन इसमें आ सकती है। अब ये चीज़ होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसके बाद फिस्कल डेफिसिट होती है एक टर्म। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सभी सोर्सेज से आपकी क्या इनकम आई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने रेलवे को बेच दिया, प्लस गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट किए, प्लस और बहुत से सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास पैसा आया, किसी से उधार ले लिया, सारी चीज़ों को आप जब ऐड कर देते हैं और उसको जब माइनस किया जाता है, जितने भी हमारे खर्चे, मतलब किसी भी तरह के, चाहे सब्सिडीज क्यों हो, किसी भी तरह के, आप जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आपको पता लगता है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। मतलब फिस्कल डेफिसिट आपका सभी तरह से गवर्नमेंट की जो इनकम आ रही है उसमें जो कमी देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू द खर्चे, मतलब जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं उसमें अगर गवर्नमेंट की इनकम पर्याप्त नहीं है तो इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? देखिए, प्राइमरी डेफिसिट आपका फिस्कल डेफिसिट जो था, मतलब जो टोटल गवर्नमेंट का डेफिसिट है उसमें से पुराने जो मैंने उधार लिए हुए थे उसके लिए मैंने कोई इंटरेस्ट पेमेंट की है उसे माइनस कर दूंगा, तो इसे कहा जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। एक बार इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है डे टू डे सैलरी के, वो 100 रुपये, चलो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब जो पैसा आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, तो वो आप मान के चलें कि यहाँ पर 70 रुपये था, तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट होगा आपका 30 रुपये। अब मान लीजिए हम सभी जगह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं और ये 500 रुपये बनता है, और अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट का जो इनकम है वो अराउंड 400 रुपये बनता है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये में से जब मैं मान लीजिए मैंने पिछले साल का इंटरेस्ट पे किया था 70 रुपये, तो यहाँ पर उस 70 रुपये को माइनस करके जो बचा है ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है। अभी मई मंथ के अंदर ये 2.1 लाख करोड़ देखने को मिला है हमें। पिछले साल ये 12.3% के आसपास था, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा था। इस साल थोड़ी कटौती देखने को मिली है, तो ये भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। अब यहाँ आपको समझना होगा कि डेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, मैंने उससे 1000 रुपये उधार लिया, तो दैट इज डेट, मतलब यहाँ मुझे वो पैसा उसे वापस करना है। अब जनरली डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि जो कंट्री का टोटल डेट है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आप इंक्लूड कर रहे हैं, और जो आपकी जीडीपी का साइज है, मान लीजिए मेरी जीडीपी का साइज है $1 ट्रिलियन की, तो यहाँ पर वो 1 ट्रिलियन नीचे आ जाएगा और आपका जो उधार है वो ऊपर आएगा। इस रेशियो को कहा जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो। बट जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब जो आपने डॉलर में किसी से उधार ले रखा है, जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। अब यहाँ ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो भारत का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इस बार $5.6 बिलियन से इंक्रीज हुआ है। दैट लाइज अराउंड $600 बिलियन के आसपास अभी है। अब देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देख रहे हैं एक्सटर्नल एरियाज में, तो वो कम हुआ है। पहले हमारा ये रेशियो था अराउंड 20% के आसपास, अब ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है 18.9% के आसपास। अब इसके लिए मेजरली ये कहा जा रहा है कि जो वैल्यूएशन गेन हमें देखने को मिल रहा है ना यूएस डॉलर में और विज़ावी इंडियन करेंसी, इसकी वजह से ये चेंज देखने को मिल रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है जिसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 साल है, मतलब या 1 साल से ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं आपका $496 बिलियन के आसपास है। जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट है, यानी जिसको हमने 1 साल के अंदर चुकता करना है, इसमें थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। मतलब पहले ये 19% के आसपास हुआ करता था, अब ये 20% के आसपास पहुंच चुका है आपका। और इसमें भी जो बचा कुचा है आपका, मतलब 500 आपके तो यहाँ पर ही हो गए ना, $500 बिलियन, तो 500 के बाद जो 124 के आसपास बचा है वो आपका यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट टर्म में। फिर डॉलर डोमिनेटेड जो हमारा डेट है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 54% हमें डॉलर में पेमेंट करनी है। इसके बाद अगर बात की जाए इंडियन रुपी में 29.8% है हमारा, सेकंड हाईएस्ट इसी में है। एसडीआर में हमें 6.1% रिटर्न करना है, येन में 57%, यूरो में 3.2%।
तो इस आर्टिकल में आपको इसी के बारे में जानना था। देखिए, दो टर्म यहां पर आप शायद समझ ना पा रहे हो, एक लॉन्ग टर्म डेट और एक शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है जो आपको लंबे समय के बाद लौटाना हो, और इसमें लंबा समय होता है 365 दिन से ज्यादा, यानी एक साल से ज्यादा। शॉर्ट टर्म का मतलब इसका रिवर्स है, मतलब आपको 364 दिन के अंदर अंदर ही पैसा लौटाना है। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एफपीआई के बारे में, जो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट की गई है अप्रैल और जून के मंथ में। देखिए, इक्विटी क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। देखिए, इक्विटी का मतलब है जब मैं किसी कंपनी की शेयर परचेज कर रहा हूं। अब शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी का मालिकाना अधिकार खरीद रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस के 10% के शेयर खरीद लिए, तो मैं पूरी रिलायंस में 10% का पार्टनर हो जाऊंगा। या मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, मैंने उसमें से 50% उसके शेयर खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी का 50% का मालिक हो जाऊंगा। तो शेयर खरीदने का मतलब है कि अगर कंपनी आपकी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको लॉस में शेयरिंग मिलेगी। तो भारत के अंदर अभी अप्रैल से जून के बीच में पहले क्वार्टर के अंदर 1.2 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किए गए हैं इक्विटी सेक्टर में। अब ये आपका जो एफपीआई का इनफ्लो है, इसे अक्सर हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी क्यों? जैसे ही आपको कहीं और कंड्यूसिव मार्केट इकोनॉमी देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो फेडरल बैंक है यूएसए का, ये फेडरल बैंक अपना रेपो रेट फर्दर इंक्रीज कर देता है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट देने लगता है। तो यहां रातों रात ही आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने शेयर्स को बेच के यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो इंडिया से ज्यादा एक स्टेबल मार्केट है। तो जहां पर भी आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, उन केसेस में ये आपकी हॉट मनी जो है ये एक रात में ही गायब हो सकती है। अब यहां आपको कई बार कंफ्यूजन होता है एफडीआई और एफपीआई के बीच में। तो यहां आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे इन्वेस्टर डायरेक्टली मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक कंपनी में निवेश करूं और मैं एक साइलेंट पार्टनर बनके सिर्फ प्रॉफिट खाऊं, मेरे को और कोई काम नहीं करना है, तो वहां उस केस में इसे एफपीआई कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा विदेशी निवेश जिसमें किसी कंपनी का कंट्रोल ना लिया जाए, इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अक्सर यहां पे यह भी कहा जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। अगर बात कीजिए एफडीआई की, तो यहां आपको याद रखना है कि एफडीआई जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट की जाती है, जहां पर आप मैनेजमेंट का डायरेक्टली हिस्सा बनते हैं और कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, जो कि पब्लिश किया जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा, S&P। देखिए, यहां पर किया क्या जाता है, जो करंट और आपकी फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस है उन्हें उनका जायजा लिया जाता है। अब इसमें आपका एक स्कोर कंडक्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए 0 से लेके 100 तक। अब 0 टू लेके 50 अगर या 49 तक अगर आपका स्कोर आता है, तो मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहां पर आपकी जो सर्विस कंडीशंस है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो श्रिंक कर रही है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आपका स्कोर 50 से ज्यादा है, मतलब मोर देन 51, 52, 53 कितना भी है, उस केस में आपकी इकोनॉमी या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इन्हांस हो रही है, वो एक्सपैंड करने की कगार पे है। अगर स्कोर 50 आता है तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहां पर मई के मुकाबले में हमारा स्कोर 1 पॉइंट नीचे खिसक गया है। पहले हमारा 58.7 हुआ करता था, अब 57.8 हो गया है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया में वैसे तो कंडीशंस ठीक है, बट पहले की तुलना में जो बिजनेसेस हैं वो इकोनॉमी के ऊपर विश्वास कम दिखा रहे हैं। अब देखिए, इसमें कुछ आपके पॉजिटिव रहे, जैसे स्ट्रांग डिमांड है हमारे अभी यहाँ एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो आउटपुट है, हमारी आउटपुट भी काफ़ी ठीक रही है। फिर जो फर्म्स का जो हायरिंग है वो भी काफ़ी ठीक ठाक रही है, वर्कर्स की हायरिंग काफ़ी अच्छे पेस पे हुई है। देन यहाँ पर बिजनेसेस की बात की जाए तो उनका कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। कुछ प्रॉब्लम है इंडिया में, जैसे काफ़ी टाइम से हम इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, लगभग 13 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊंचाई पे है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है कि अभी के टाइम पे जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो श्रिंक हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो स्कोर है 1 पॉइंट से नीचे खिसका है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ओपेक के बारे में। देखिए, ये एक आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बेस रखा गया था 1960 की बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान। उस समय इसके 5 मेंबर हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 14 हो चुके हैं।
इसकी शुरुआत की थी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला ने मिलकर। इनका मकसद ये था कि कैसे ये वर्ल्ड लेवल पे ऑयल के प्राइस को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके उसकी सप्लाई को। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और ये बेसिकली आपकी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। जैसे यहां पर इसमें इंक्लूड होते हैं इक्वाडोर, वेनेजुला, इक्वेटोरियल गुयाना, गैबॉन, एंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी, क्वेतर एंड यूएई। अब ये तो वो देश हैं 14 जो आपके ओपेक के मेंबर हैं। इसके अलावा एक ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो रिसेंटली आपकी फॉर्म हुई है। इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, सूडान, साउथ सूडान, ये सभी देश आ जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व को होल्ड करते हैं। अब यहां इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये आपकी जो ऑयल के जो सप्लाई है इसको कट करने वाले हैं। मतलब पहले अगर 100 यूनिट हम प्रोड्यूस किया करते थे तो अब इसे घटाकर 80, 70 या कुछ ऐसा कम करने वाले हैं ये। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन के फेज में जा रही है। अब इस समय अगर ऑयल के प्राइसेस आपके इंक्रीज होते हैं, जो कि होंगे ही, क्योंकि देखिए इकोनॉमी की दो इनविजिबल हैंड है, एक डिमांड और एक सप्लाई। अब आपने सप्लाई कट कर दी है तो ऑटोमेटिकली डिमांड वहां होने की वजह से, मतलब ऑलरेडी ऊपर होने की वजह से, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब ऑयल के प्राइसेस अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होते हैं तो इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी आपको। तो यहां पर आने वाले समय में आपको इन्फ्लेशन सभी मेजर इकोनॉमीज जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम और भी है दुनिया के लिए। देखिए, जो फेडरल बैंक है यूएसए का, आने वाले समय में हो सकता है अपने जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दे। अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर आपको फर्दर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है और बाकी कंट्रीज में। क्यों? अब देखिए, ज्यादातर ऑयल की जो पेमेंट है वो डॉलर में होती है। अब यहां अगर यूएसए डियर मनी पॉलिसी को अपनाएगा तो मतलब यहां पर रेपो रेट इंक्रीज होगा। अब ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स यानी यूएसए के जो आपके सिटीजन है या बाहर किसी देश के सिटीजन है, वो चाहेंगे कि यूएसए की इकोनॉमी में हम अपने पैसे को निवेश करें, क्योंकि वहां पर रेपो रेट अच्छा खासा मिल रहा है और वो एक स्टेबल इकोनॉमी है। अब इसकी वजह से जो भी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में आपकी एफआईआई या एफडीआई गई हुई थी वो जानी अब कम हो जाएंगी, या वहां से आप देखेंगे स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश भी कर सकती है, क्योंकि एफआईआई वहां से आपकी स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अब अगर ऐसा होगा तो जो दूसरी इकोनॉमीज है उसमें जो डॉलर की सप्लाई है वो कम होगी। अब इसकी वजह से जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और एक्सपोर्ट आपके और ज्यादा महंगे होंगे, और जिसके कारण इकोनॉमी आपकी और ज्यादा श्रिंक कर सकती है। तो यहां पर स्लो डाउन का फियर है हमें, और उसके बाद इस तरह का ऑयल के जो सप्लाई है इसमें कट करना, ये एक बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह कहा गया कि जो भारत के कॉर्पोरेट्स हैं ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है, मतलब इनकी जो क्रेडिट शेप है वो काफ़ी अच्छी है और आने वाले सालों में ये ग्रो करेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इस आर्टिकल में ये रीजन्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहली चीज़ तो भारत के अंदर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिल रही है, इसकी वजह से ये जो आपकी जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। इसके साथ साथ इनकी जो बैलेंस शीट है काफ़ी अकोमोडेटिव है, इसकी वजह से भी आपकी जो परफॉर्मेंस है कॉर्पोरेट्स की काफ़ी बढ़िया रही है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया इब्टा, जिसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोरेटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, इसमें से ही मैं कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मान लो 10 रुपये, टैक्सेस पे कर रहा हूँ, मान लो 5 रुपये, डेप्रिसिएशन मेरे जैसे मान लो मेरे पास कोई फैक्ट्री है उसकी लगी 5 रुपये, तो यहाँ पर मेरा खर्चा हो गया 20 रुपये। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो हमारा जो इब्टा है वो काफ़ी सुधरा है, मतलब कि ये 50% से सुधरा है, जिसकी वजह से इंडिया की जो कॉर्पोरेट मार्केट है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसके अलावा आपका जो डेट है वो बहुत कम चेंज हुआ है, मतलब इनकम साइड आपकी इंप्रूव हुई है और डेट आपका वहीं का वहीं है, और इसकी वजह से आपको काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए पहले मैं 100 रुपये कमाता था, मेरे पर उधारी थी 20 रुपये की, अब मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे पर उधारी अभी भी 20 रुपये की है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय इकॉनमी, मतलब S&P ये कह रही है कि 6.9% से इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगी। तो ये चीज़ याद रखना कि 2024 के लिए इनकी प्रेडिक्शन क्या रही है, हो सकता है आप कहीं पर इस डाटा को यूज़ कर सकें। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडियन रुपये के बारे में।
देखिए, हम चाहते हैं कि हम अपने इंडियन रुपये को इंटरनेशनलाइज कर सकें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के रुपये की यूटिलाइजेशन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर ये आईएमएफ की बास्केट का पार्ट बन सके। अब ऐसा करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देनी पड़ती है, एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देनी पड़ती है। अब देखिए, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो हमने फुली दे रखी है, मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लीजिए मैंने आईफोन बाहर से मंगाया तो उसके लिए पूरी कन्वर्टिबिलिटी है। अगर मान लीजिए मैं फॉरेन ट्रिप पे गया हूँ, उसके लिए पूरी कन्वर्टिबिलिटी है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं उसके लिए हमने पूरी कन्वर्टिबिलिटी दे रखी है। अब कैपिटल में रहता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ रखी है, इसके अंदर हम कन्वर्टिबिलिटी थोड़ी कम देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि मान लीजिए किसी भी इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ना पड़े, इसको कंटेन करने के लिए हम ये करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा, जैसे टाइगर इकॉनमी के बारे में आप जानते हो शायद। अगर नहीं जानते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में जो आपको मेजर इकॉनमीज आसियान वाली देखने को मिलती है, वो सभी को टाइगर इकॉनमी कहा जाता था। 1990 की बात है जब ये खबर फैल गई कि आपकी आसियान कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो फेल करने वाली है। अब लोगों ने उस इकॉनमी से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। अब वो इकॉनमी फेल करती या नहीं करती बाद की बात थी, लेकिन क्योंकि लोगों ने वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट किया तो एकदम से वहाँ पर दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि जैसे जो लोकल करेंसी मान लीजिए रुपी है, रुपी की डिमांड कम हो गई। अब यहाँ पर लोग डॉलर में पेमेंट ज़्यादा मांगने लगे, क्योंकि जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे को वापस कर दो, तो वहाँ पर वो पेमेंट आपको डॉलर में करनी पड़ी। अब इसकी वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी और रुपी की डिमांड जो होगी कम हो जाएगी। अब यही कारण बना जिसकी वजह से उनकी करेंसी फेल होने लगी। साथ के साथ यहाँ पर आपकी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तो यहाँ एक बारी में आप देखें तो दो नुकसान देखने को मिले एक इकॉनमी पे। तो यहाँ आपको ये याद रखना कि जब भी अगर हम ऐसा करते हैं, इंटरनेशनलाइज करेंगे अपने रुपये को, तो थोड़े शॉर्टर रन में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो एक्सचेंज रेट है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। फिर एक ट्रिफिन डायलेमा होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके सामने ये दो ऑप्शन है। आपको ग्लोबल डिमांड देखने को मिल रही है कि 100 करोड़ रुपए के मेरे को इंडिया की करेंसी छाप के देनी है, और दूसरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि डोमेस्टिक लेवल पे भी सेम आपको 100 करोड़ की डिमांड है। अब किसकी डिमांड आप पहले पूरा करेंगे, तो ये एक आपके सामने एक चैलेंज रहेगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसी को कहा गया ट्रिफिन डायलेमा, कि ग्लोबल आप डिमांड पूरी करेंगे या डोमेस्टिक डिमांड करेंगे, वो उसके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है। अब देखो, आपने पता होगा आपको 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे, बट इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं रहा। अब इम्पैक्ट क्यों नहीं रहा, क्योंकि इंडियन इकॉनमी इतना ज़्यादा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं देता है। अब सेम टाइम पे अगर यहाँ पर इंडिया रुपये को इंटरनेशनलाइज कर देता है तो एक्सटर्नल शॉक कहीं भी आए, चाहे यूएसए में आए चाहे यूरोप में आए, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलेगा। हाँ, नुकसान है इसके कुछ, बट कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे आपको फॉरेक्स रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी करेंसी में खुद से पैसा दे सकते हैं तो उसके लिए आपको क्यों डॉलर रखना है, क्यों पाउंड रखना है, या क्यों आपको बाकी करेंसीज को होल्ड करने की ज़रूरत है। तो फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसके अलावा कैपिटल जो है आपकी, वो आपको सस्ते दरों पे मिल जाएंगी। जैसे आप अभी देखिए, आप इंडियन रुपये को चेंज करते हैं डॉलर में, डॉलर को चेंज करते हैं इंडियन रुपये में, तो बहुत सा कन्वर्जन रेट इस पर एप्लीकेबल होता है, तो उस चीज़ से आप बच पाएंगे। अब यहाँ तीसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने अभी एक लोन लिया 100 रुपये का। अब 100 रुपये का आपने लोन लिया, अब 100 रुपये के ऊपर मान लो 10% टैक्स था, तो 110 रुपये मेरे को चुका देंगे। बट एट द सेम टाइम आपने मेरे से $100 का लोन लिया। अब $100 का मतलब है कि आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लो अभी 70 के हिसाब से आपका डॉलर चल रहा था, तो ये 7,000 रुपये आपने मुझसे उधार लिए। अब इसके बाद हुआ क्या कि आपने जब मेरे को रिटर्न करने की सोची, उस समय डॉलर का रेट था 90 रुपये, या आप मान लीजिए 60 रुपये। अगर 60 रुपये होगा तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर 90 रुपये हुआ तो यहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलेगा, आपको नुकसान। लेकिन 60 रुपये रहा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है उसमें, मेरे को तो ऊपर से इंटरेस्ट लग के मिलेगा ही। तो यहाँ आपको यही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि इस साल काफ़ी कम आई है। देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास $84 बिलियन की FDI आई थी। इस साल उससे 16% कम आई है। मतलब 16%, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2022 की। जो पिछला साल गया है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें 16% इससे कम आई थी। अब यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी कि इसके पीछे कुछ कारण है, और फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि हमें उनमें रिफॉर्म लाना होगा। अगर हमें ये चैलेंजेस पता होंगे और हम इन्हें रिजॉल्व कर पाएंगे तो आने वाले समय में हम भारत के अंदर FDI को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस डिप के पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं
कि भाई यहाँ इंडिया में पिछले 14-15 महीनों से हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है किसी भी इकोनॉमी में कम हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो आपका रिटर्न आता है, जैसे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो वो कम हो जाता है जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली आपकी जो मनी की वैल्यू है वो गिरती है। तो इस वजह से यहां पर फॉरेन निवेश भारत के अंदर कम आया। अब दूसरा कारण इसमें यह देखने को मिलता है कि टाइट मनी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर इकोनॉमीज में फॉलो की गई है। अब मान लीजिए यूएसए में किसी ने निवेश करना हो, अब वहां पर इंटरेस्ट रेट 2% मिल रहा हो और भारत में मिल रहा हो 6-7%, तो यहां पर ऑब्वियस है कि वो पर्सन इंडिया के अंदर निवेश करेगा। अब यही आप एक केस सिनेरियो देखिए कि भाई अगर यूएसए में ये रिटर्न आपका हो जाए 5% के आसपास, अब कन्वर्जन चार्जेस भी होते हैं कि भाई आप डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करेंगे और रुपये से डॉलर में, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका कहीं ना कहीं जो 6 या 7% इंटरेस्ट मिल रहा था आपको इंडिया में, वो 5% के करीब ही पड़ता है। अब बंदा ये सोचेगा कि भाई मुझे इंडिया में निवेश करना ही क्यों है जब मेरे को मेरी ही इकोनॉमी में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो इसके कारण भी आपको ये देखने को मिला कि एफडीआई भारत के अंदर कम आई। अब इसमें तीसरा कारण बताया गया है जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस। अब इसे मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा, हाल फिलहाल में यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, यूएसए और चाइना के बीच में रिलेशनशिप बहुत खराब हुए, तो इसका असर सभी विदेशी बाजारों पे पड़े और इवन इंडिया पे भी पड़े। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से निवेश अलग अलग इकोनॉमीज में कम हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है आपको ग्लोबल लेवल पे। इसके कारण लोग दूसरी इकोनॉमी में निवेश करने से कतरा रहे हैं। तीसरी चीज, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इस समय बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसए में जैसे स्लो डाउन चल रहा है, आपके यूरोप में भी स्लो डाउन चल रहा है। ऑल्दो इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यही कारण है कि विदेशी निवेश इस साल कम रहा है। इसमें 6वां कारण आ जाता है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। देखिए, भारत की स्टॉक मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन विदेशी जो निवेश करने वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर बाहर की कंट्रीज में आपके स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी ये चीज देखने को मिले। तो वो सोच के कारण लोग निवेश नहीं कर रहे हैं अभी भारत के अंदर। लास्ट चीज यहां पर यह कहा जा रहा है कि अलीनो का इंपैक्ट है। ऑल्दो अभी तक अलीनो देखने को तो नहीं मिला है, बट इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है हमें, प्लस अलीनो को अगर आप जोड़ दें, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है किसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे आपकी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी और यही कारण है कि विदेशी निवेश भारत के अंदर कम है। अगर आखिर में बात की जाए आपके ट्रेड फ्रंट की, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बनाया है, इसकी वजह से भारत का जैसे स्टील, आपका सीमेंट इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जहां पर इनकी कॉस्ट 30 से 40% तक इंक्रीज हो सकती है। अब यही कारण है कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं। अब क्योंकि भारत में जो मशीनरी है वो उस ग्रीन कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो यह भी कारण बन सकता है जिसकी वजह से भारत के अंदर निवेश कम आ रहा है। अब यहां इसे ठीक करने के लिए हमने एक स्कीम जो हमारी बहुत पहले से चल रही है उसके ऊपर फोकस और ज्यादा कर दिया है, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जहां पर हम कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव देके कि अगर वो भारत में किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा हम पे करेंगे एज इंसेंटिव, ताकि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को हम इंप्रूव कर सके और भारत के अंदर इससे एफडीआई भी आएगा। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस से है, जिसमें बात की गई है जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, मतलब एक भारत एक टैक्स। अब यहां इसके अंदर हमने एक प्रावधान ऐड किया था, दैट इज आर्टिकल 279 क्लॉज 1। इसके तहत एक जीएसटी काउंसिल बनती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें मेंबर रहते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस के हैं, ये इसको वाइस चेयर करते हैं। इनके पास 1/3 यानी सेंटर के पास 1/3 सीट्स रहती हैं इसमें। उसके अलावा जो 2/3 सीट्स बच गई हैं उसमें आपके मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर ये नॉमिनेशन के थ्रू होता है। अब इसका फंक्शन ये है कि ये सेंटर और स्टेट को रिकमेंड करता है कि किस तरह से आपको जीएसटी को कलेक्ट करना है, इसमें किस तरह से फेरबदल कर सकते हैं, क्या रेट या टैक्स स्लैब रहेगा।
तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होती है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो 75% मेजॉरिटी के साथ लिए जाते हैं। अभी 3-4 चीज़ों के ऊपर मुख्यतः बात हुई है। पहला आपको याद रखना है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स हैं, चाहे वो लक के बेसिस पे हो या आप स्किल्स के बेसिस पे कहें, उन सभी के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई है यहाँ पे। जो फूड या बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको मूवी हॉल्स में मिलते हैं, उसके ऊपर टैक्स कम करे जाने की बात की जा रही है। पहले ये 18% था, अब इसे घटाकर 5% करने की बात की गई है। इसके अलावा कई जो महंगी ड्रग्स होती हैं कैंसर की, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता था। अब कहा जा रहा है कि इसे एग्जम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से। लास्ट में ये कहा जाता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं, इनको भी सेम उसी तरह से टैक्स किया जाएगा जैसे एसयूवी पे टैक्स लगता है आपका। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर इल्जाम लगाया गूगल ने कि ये ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेजॉन को। देखिए, मैं इस पूरे मसले को आपको समझाता हूं। आप सभी को पता होगा जितने भी एंड्रॉयड फोन है, इसमें जो ओएस यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इसमें गूगल ने क्या किया है कि कुछ ऐप्स आपके इनबिल्ट बना रखे हैं। जैसे आप जीमेल को डिलीट नहीं कर सकते, जैसे आप यूट्यूब को डिलीट नहीं कर सकते अपने फोन में से। तो यहां पर सीआईसी ने कहा कि भाई आप बेसिकली कंपटीशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जितना अधिकार आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का है, उतना ही अधिकार यहां पर बाकी कंपनीज को भी है। अब इसकी वजह से गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया गया। अब गूगल ने इसके रिप्लाई में यह कहा कि भाई जो यूरोपियन यूनियन में हमारे ऊपर केस चला था, उसकी डायरेक्ट वर्डिक्ट को ही वर्ड टू वर्ड यहां पर पेस्ट कर दिया गया है सीआईसी के द्वारा, और सीआईसी इसको खारिज करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में इस कारण से आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में रहा है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको डेवलप किया गया था कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंडर। इससे पहले एक आपका एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। आफ्टर योर एलपीजी रिफॉर्म इसको बदल दिया गया। इसका काम यह है कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके भारतीय इकोनॉमी में, और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कैसे हम कम कर सके। ये आपकी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जिनकी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है या तो ये पर्सन किसी स्पेशल एबिलिटी की हो, स्पेशल नॉलेज हो, इंटीग्रिटी, या क्वालिफाइड हो जज बनने के हाई कोर्ट के। अब ये आपके 7 मेंबर्स की एक बॉडी है जिसको अपॉइंट करते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, जो कि न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि साउथ कोरिया ने काफ़ी चिंता जताई है कि जो फुकुशिमा जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो जापान में लोकेटेड है, इससे कुछ हार्मफुल वाटर जो रेडियो एक्टिव रहेगा उसको रिलीज़ किया गया है, और जिसकी वजह से जो साउथ कोरिया है, यहाँ पर लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसे अक्सर एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में। अब इसे एस्टैब्लिश करने के पीछे कारण ये था कि हमें ये डर लगने लगा था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका मिसयूज हो सकता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि हम सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकें। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में है, और ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंक्रीज करना चाहता है न्यूक्लियर फील्ड में, जहां पर मिलिट्री यूज की बात नहीं की जा रही है, जहां पर पीसफुल यूज यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें किस तरह से यूज किया जा सकता है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को, इसके ऊपर इनका फोकस रहता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है आज के कमेंट सेक्शन में। देखिए, आप बहुत कम लोग हैं जो सवाल का जवाब देते हैं, पर जो देते हैं मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है। सवाल ये है कि कौन से ईयर में इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था। सवाल एक बार फिर से, नोबेल पीस प्राइज इन्हें कौन से ईयर में मिला था, आपको मुझे ये बताना है। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, क्या है ये। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी विदेशी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, मतलब उसके जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं उसके अंदर निवेश कर रहे हैं, बट आप कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते। आप चाहते हैं कि आप फ्रीली कहीं भी घूमें, आपने निवेश कर दिया है, कंपनी खुद को अपने आप से मैनेज करे, आपको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनना है, आप सिर्फ उसमें निवेश करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। खासकर ये वो लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो रेडीली $1 मिलियन $2 मिलियन ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में इंडियन मार्केट को लेके इनकी बुलिश अप्रोच देखने को मिल रही है। मतलब इन्हें ये लगता है कि भारतीय मार्केट अभी और ज़्यादा ग्रो करेगी, तो बहुत सा निवेश देखने को मिल रहा है। देखिए, हालात ऐसे नहीं थे। हालात ये थे कि जनवरी फरवरी में हमें ऑलमोस्ट नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी थोड़ा इशू आ रहा था।
लेकिन सिचुएशन चेंज हुई जून से। अब जून में क्या हुआ कि लगभग हमें 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई एफपीआई के थ्रू, और अभी भी जुलाई के पहले वीक में ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो यहां पर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, पहली चीज तो आपको याद रखनी कि भारतीय गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है काफी टाइम से काफी स्टेबल रही है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। दूसरी चीज, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, वहां पर भी हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण भारत एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में। भारत के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है जो आपको ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से भी यहाँ पर लोग काफ़ी आपकी निवेश करना चाहते हैं। एंड लास्ट चीज, भारत कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। मतलब आप ये मान के चलें कि कोविड-19 के बाद से बहुत सी मेजर इकोनॉमीज में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इवन वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। इवन अगर बात की जाए, वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है, बट भारत में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्टेबल है। यही कारण बना है जिसकी वजह से भारत में अभी स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं विदेश से, जिसके कारण भारत में एफपीआई का फ्लो इंक्रीज हुआ है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, जहां पर ऑलमोस्ट 5.2% का आपको राइज देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दो मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से ये इंडेक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहला माइनिंग सेक्टर और दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों में ही अगर बात की जाए, एक में 64% का ग्रोथ देखने को मिला है और दूसरे में 57% के आसपास। अब क्या हमें ये डाटा याद करने की जरूरत है? तो मैं यहां पर आपको जवाब दूंगा नहीं। देखिए, ये जो आपका इंडेक्स है हर महीने पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब मंथली बेसिस पे है। आप 1.5 साल के करंट अफेयर को तैयार करेंगे तो ऑलमोस्ट 15 बारी आप इसको पढ़ेंगे, 15 से 18 बार। अब अगर ऐसा है तो उस केस में इसकी जो लेटेस्ट डिटेल रहेगी आपके एग्जाम से पहले, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अभी के लिए तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये जो इंडेक्स है ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम ये देख सकें कि क्या वॉल्यूम में चेंज आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बेस ईयर लिया गया 2011-12 को, और यहाँ 3 ब्रॉड सेक्टर्स हैं आपके, दैट इज माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जो आपकी कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, ये सभी। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इसकी जो वेटेज है इस प्रोडक्शन इंडेक्स में, दैट इज अराउंड 40%। ये आपको याद रखना, हाईएस्ट वेटेज इस इंडेक्स में इसी को दी गई है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। रिसेंटली इसका 42nd फाउंडेशन डे था, जिसमें इस बैंक की काफ़ी तारीफ की यूनियन होम मिनिस्टर ने। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ इस नाबार्ड का काम क्या है? देखिए, ये रूरल एरिया में या रूरल सेक्टर में आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब इसके लिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल किसी भी तरह के इंटरवेंशन को यूज़ कर सकता है। इसमें इसका काम ये है कि कैसे प्रमोट करे सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को, और कैसे रूरल एरिया की डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करें। अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये सुपरवाइज करता है आपके रीजनल रूरल बैंक्स को, जिसे आरआरबीज भी कहा जाता है, और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। ये इनकी साउंड फंक्शनिंग के ऊपर फोकस करता है। अगर पास्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की, जैसे रुपए किसान कार्ड, जिसमें किसानों की इंश्योरेंस तक भी की गई है। अब इसके अलावा इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसमें इनिशियली जो आपने क्रॉप ग्रो करनी है उसके लिए कोई भी आपको इनपुट चाहिए होती है, उसके लिए आप इससे पैसे खर्च कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1981 के एक एक्ट के थ्रू, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, इसके थ्रू स्टैब्लिश की गई थी 1982 में। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, जिसके 4 ट्रेड पिलर्स हैं। पहला ट्रेड पिलर है जैसे सप्लाई चेन, दूसरा क्लीन इकोनॉमी, तीसरा फेयर इकोनॉमी एंड चौथा ट्रेड। अब देखिए, भारत ने पहले 3 को तो ज्वाइन किया है, बट चौथे में हम ऑब्जर्वर स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, चौथा जो पिलर है ये डील करता है आपकी सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से। अब इससे हमारे जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जो हमारा डिजिटल सेक्टर है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड इवन जो लेबर लॉज हैं उनमें हमें चेंज करना पड़ेगा, तो लेबर सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल के लिए ये कहा है कि मैं इस 14 देशों की जो ग्रुपिंग है, ट्रेड ब्लॉक है जो, इसके 3 पिलर में तो बैठूंगा, चौथे पिलर में डिस्कशन में पार्ट लूंगा,
बट बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूं कि नहीं। वैसे ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई थी टोक्यो में पिछले साल यानी 2022 में। ये आपका जापान में है एरिया। अब ये जो ब्लॉक है ये 40% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑलमोस्ट 28% ग्लोबल ट्रेड को। तो वन ऑफ द बिगेस्ट आप ये कह सकते हैं ट्रेड ब्लॉक बनने वाला है ये वर्ल्ड का आने वाले समय में। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं तो आपको याद रखना है वियतनाम, साउथ कोरिया, यूएसए, इसके अलावा जापान, फिलीपीन, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया। तो ये 14 देश मिलके न्यू इंडो पैसिफिक ब्लॉक को बना रहे हैं। अब देखते हैं इसमें इंडिया का क्या स्टांस रहता है आने वाले समय में, बट अभी के लिए आपको इतना ही जानना था इस आर्टिकल में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब डिक्लाइन के पीछे मेजर कारण ये बताया जा रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि देखिए पहले हमारा जो ट्रेड हुआ करता था चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में था, अराउंड $60 बिलियन के आसपास। अभी ये घट के $40 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पर जो चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कस्टम है इन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन और पुष्टि दी है कि 2 सालों से चाइना और इंडिया का ट्रेड अपने पीक पे था, बट अभी हाल फिलहाल में इसमें कमी देखने को मिली है। भारतीय तरफ से जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन गुड्स में सबसे पहला आता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फिर केमिकल्स को इंपोर्ट किया जाता है, कुछ मशीनरी जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरीज को हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं और कुछ मेडिकल सप्लाईज भी हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। इन सभी में हाल फिलहाल में कमी देखने को मिली है। और ये जो मैंने आपको फिगर दिया ना 60 और 40 वाला, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर आते आते वो चेंज हो सकती है। यहाँ पर आप याद रखना कि सेम टाइम फेज में लगभग पिछले साल 60 के आसपास आपका ट्रेड रहा था, $60 बिलियन, और अभी 40-50 के आसपास ये ट्रेड रहा है। तो कुछ कमी देखने को मिली है। ओवरऑल जो भारत और चाइना का ट्रेड है वो $135 बिलियन का है पिछले साल का। तो ये मत याद रखना कि क्या फिगर है इसमें, बस ये याद रखना कि क्या ट्रेंड रहा है। जनरली हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, बट अभी हाल फिलहाल में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है ट्रेड के अंदर। बस इतना याद रखेंगे तो आपको प्रीलिम्स में कोई भी स्टेटमेंट आएगी तो उसे एड्रेस करने में ईजी रहेगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। देखिए इंडोनेशिया से कुछ आपकी ज्वेलरीज वगैरह आ रही थी, गोल्ड ज्वेलरीज। अब इसकी शिपमेंट के ऊपर भारत ने बैन लगा दिए। अब पूरी कहानी को समझते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए हमारा आसियान कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब यहाँ से जो सामान आता है वो लगभग ड्यूटी फ्री है। अब इसका कई देश नाजायज फायदा उठाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे मान लो चाइना है, चाइना ने पहले अपना सामान भेजा इंडोनेशिया और फिर इंडोनेशिया से रीरूट करके इंडिया भेज दिया। अब होता क्या है कि चाइना के ऊपर हम ट्रेड ड्यूटीज वगैरह या टैरिफ वगैरह इंपोज करते हैं। अब होता यह है कि चाइना इसको सरपास करने के लिए किसी थर्ड कंट्री से इसको भारत भेजता है ताकि इसे ट्रेड फ्री रूट के थ्रू वो ईजिली इंडिया में इंपोर्ट करवा सके। अब भारतीय सरकार को कैसे पता लगा? देखिए हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया से कभी भी गोल्ड ज्वेलरी का इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हुआ था भारत के अंदर। अब रिसेंटली हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है हमारे साथ, तो इस वजह से अभी इस शिपमेंट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अगर गोल्ड रिजर्व की भारत के अंदर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलता है, फिर राजस्थान, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। अगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सबसे आगे हैं। कोलार और हुती गोल्ड फील्ड्स ये प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जहां से हम माइनिंग करते हैं। अब यहाँ एक टर्म हमने यूज़ की है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच में कितना आयात और निर्यात हो रहा है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना चल रहा है। अब यहाँ इसके बैलेंस को ही कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो टेक्निकली बोले तो इसे जीरो होना चाहिए, मतलब किसी देश से कितना आपके पास इंपोर्ट आ रहा है और कितना आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों का जो सम है वो हमेशा जीरो होना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा। अब इसमें आपके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए करंट अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप जनरली डे टू डे गुड्स के अंदर डील करते हैं। जैसे इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनविजिबल और एक होता है आपका विजिबल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए विजिबल पार्ट की बात करें तो ये डील करता है आपके गुड्स से। मतलब अगर मान लीजिए भारत से हम कोई मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं या भारत में हम कोई मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं या कार इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सभी आपके गुड्स की कैटेगरी में आते हैं जिसे आप टच कर सकें, तो ये विजिबल कंपोनेंट में आते हैं।
इनविजिबल के 3 कंपोनेंट फर्दर हैं। एक आता है आपका सर्विसेज, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, भारत के कॉल सेंटर कई बार जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए कॉल करते हैं या अमेजॉन के लिए कॉल करते हैं, जो वर्ल्ड ओवर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो वो सभी आपके सर्विसेज के कंपोनेंट आ जाते हैं। फिर आता है आपका इनकम, जैसे इनकम में आप एग्जांपल ले सकते हैं टाटा का। अब टाटा ने जैसे जैगवार अक्वायर कर रखी है, तो जैगवार से जो इनकम आ रही है, या गूगल भारत से जो पैसा कमाकर यूएस से लेके जा रहा है, वो सभी आपके इनकम के कंपोनेंट बनेंगे। देन थर्ड कंपोनेंट में आ जाते हैं आपके गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका ब्रदर सिस्टर कोई बाहर रहता है विदेश में, जैसे यूएस से, वो उसे कुछ पैसे भेज रहा है डॉलर में, यानी उसके अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहा है, तो यहां पर ये आपके रेमिटेंसेस की फॉर्म में आ गया। अब मान लो इसके ब्रदर ने इसके लिए एक गिफ्ट में फोन भेजा, तो वो गिफ्ट में आ गया। अब मान लीजिए भारत को बिल गेट्स ने अभी जो फ्लड्स चल रहे हैं इसके कारण कुछ मनी डोनेट की, तो वो डोनेशन का पार्ट बन गया। मतलब यहां पर ये सभी कहलाते हैं आपके ट्रांसफर पेमेंट, जिसमें सिंगल साइड पेमेंट रहती है, ये डबल साइड पेमेंट नहीं है। मतलब जो आपके पास पैसा आया है उसके लिए आपको वापसी में कुछ नहीं देना होता। तो ये सभी आपके करंट अकाउंट के पार्ट हैं। हम इसी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैपिटल अकाउंट में आप 3 चीज़ों को याद रखें। देखिए, कैपिटल अकाउंट को समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें लॉन्ग टर्म आपके पास पैसा आएगा। अब लॉन्ग टर्म में एफडीआई या एफआईआई हो सकता है, यानी यहां पर आप समझ के चलें, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे एक कंपनी है एप्पल ने भारत के अंदर निवेश किया, अपने खुद का प्लांट स्टार्ट किया, तो उसे हम एफडीआई कहेंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या होता है, यहां पर पर्सन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड ने सोचा कि भाई भारतीय मार्केट अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, तो आइए कुछ शेयर खरीद लेते हैं किसी कंपनी के, जैसे उन्होंने टाटा का खरीद लिया या रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एफआईआई। देन बोरोइंग होता है आपका एक कंपोनेंट। अब बोरोइंग में क्या आ जाता है, यहां पर 2 कंपोनेंट रहते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से कुछ लोन लिया या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ लोन लिया, तो ये सभी आपके किस पार्ट में आ जाएंगे, गवर्नमेंट बोरोइंग में। एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसमें जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस या आपकी अडानी ग्रुप्स, इन्होंने कहीं से बाहर से पैसा उठाया, जैसे मान लीजिए यूएसए के किसी बैंक से पैसा उठाया, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है बोरोइंग सेक्शन के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। इसके अलावा डिपॉजिट्स होते हैं। अब डिपॉजिट में जैसे एफडी है, यानी फिक्स डिपॉजिट, जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई है, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं अक्षय कुमार का। अब इन्होंने इंडिया के अंदर मान लो 50 करोड़ की एक एफडी करवाई, यहां पर ये अमाउंट आपकी डिपॉजिट में कैपिटल अकाउंट को दर्शाती है, क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये तीनों ही। वेयर एज करंट अकाउंट में हम थोड़ा वीक हैं, जैसे गुड्स के अंदर यानी विजिबल पार्ट में, और उसके अलावा जो इनकम पार्ट है उसमें। बाकी करंट अकाउंट में भी सभी कंपोनेंट में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। अभी हाल फिलहाल में भारत का जो एक्सपोर्ट है पिछले 8 महीने के लो पे पहुंच चुका है। इस बारी भी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 22% से कम हुआ है। देखिए, हुआ ये है कि जून के महीने में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भारत का जो ट्रेड है वो कम होता जा रहा है। अब इसके पीछे मेजर रीज़न ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन है, क्योंकि जैसे यूएस है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, बट क्योंकि यूएस में अभी स्लो डाउन चल रहा है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इसकी वजह से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के पीछे कारण ये है कि भारत का इंपोर्ट तो इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, बट एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। तो इस वजह से भारत के लिए अभी थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है इनमें अडॉप्ट की गई है टाइट मनी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। इसके कारण भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है। ये आपका दूसरा कारण बना जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गए हैं। तीसरा कारण है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्रीज। देखिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण भारत के पास बहुत सा पेंडिंग स्टॉक पड़ा था। अब सबसे पहले सभी दुकानदारों की कोशिश ये रहती है कि अपने पुराने स्टॉक को निकालें। अब इसकी वजह से भी, क्योंकि उसकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, इसकी वजह से भी आपको इंडिया के ट्रेड में कमी देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर बात की जाए नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट की तो वो 14% से डिक्लाइन हुआ है, बट अगर बात की जाए गोल्ड के इंपोर्ट की तो वो 82% से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इस वजह से लोगों की गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि गोल्ड का इंपोर्ट भारत में बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया आप उसे समझिए।
बेस इफेक्ट के कारण अभी हाल फिलहाल में भारतीय इकोनॉमी में हमें देखने को मिला डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की बिक रही थी अभी, अब थोड़े टाइम बाद इसका रेट चेंज होके हो गया 96। मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि एक्चुअल प्राइस में कमी आई है। एक होता है डिसइंफ्लेशन वर्ड, जहां पर इन्फ्लेशन की स्पीड में कमी आती है, बट डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जो आपका जनरल प्राइस है उस जनरल प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहां ये इसके पीछे कारण मेन बताया जा रहा है कि बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून 2022 में जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो लगभग 16% के आसपास थी। इस वजह से अभी आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन कम दिखाई दे रही है। बट अगर बात की जाए मिल्क की, सीरियल्स की, पल्सेस की, व्हीट की, इन सभी में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज है। लेकिन अगर बात की जाए होलसेल प्राइस में वेजिटेबल के इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पर 22% डिफ्लेशन देखने को मिला है आपको। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या है और कौन इसे कैलकुलेट करता है? इसे कैलकुलेट किया जाता है आपके ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ये बहुत कॉमनली पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी किया जाता है बहुत सी आपकी कैलकुलेशंस के लिए, और इसका बेस ईयर रहता है 2011-12। यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में चेंज आया होलसेल लेवल पे। अब यहाँ एक टर्म यूज़ की है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इसे समझाने के लिए मैं ये कहूँगा, मान लीजिए आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें से फूड और एनर्जी के प्राइस को आप निकाल देते हैं, तो इसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में चाइनीज स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कहा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए, चाइना से आने वाले स्टेनलेस स्टील पहले 20% हुआ करता था हमारे इंपोर्ट का, अब ये लगभग 60% हो गया। तो यहाँ पर जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, इन्होंने सनसेट क्लॉज को रिव्यू करते हुए ये कहा था कि भाई जो कस्टम ड्यूटी है इसको इंक्रीज करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए चाइना के ऊपर। अब क्यों हम इसे लगाते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई भी कंट्री अगर हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर रही हो, यानी अपनी कंट्री से सस्ते दामों में यहाँ पर इंडिया में सामान बेच रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। या हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उसके लिए भी यहाँ पे इसे लगाया जा सकता है। और साथ के साथ अगर कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही हो तो उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को लगाया जा सकता है। इन शॉर्ट, भारतीय बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपकी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि अक्सर एक टैक्स की फॉर्म में इम्पोज की जाती है किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इसके रिगार्डिंग जो जिम्मेवारी दी गई है वो दी गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को, जो कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है आपकी। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और यूके ने क्लोजली ऑब्जर्व करने की बात की है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। देखिए, ये दोनों कंट्रीज बहुत करीब पहुंच चुके हैं आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब आपसी ट्रेड के लिए हम सभी तरह के बैरियर को हटा दें और फैसिलिटेट करें ट्रेड को, तो इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी तक भारत ने 12 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब यूके पहला ऐसा डेवलप्ड कंट्री होगा या इंडस्ट्रियलाइज नेशन होगा जिसके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अभी आने वाली मीटिंग में हमारे 5 मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो डिजिटल ट्रेड किस तरह से हम करेंगे आपस में, दूसरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मुद्दे रहेंगे और लेबर से रिलेटेड मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा 2 मुद्दे रहेंगे आपके, सम रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर एंड रेस्ट इज योर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसके ऊपर अभी भी डिस्कशन पेंडिंग है आउट ऑफ 26। बाकी सभी पे कंसेंसस बिल्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये आपका 11वां राउंड है नेगोशिएशन का। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम रहता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जुलाई मंथ में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 30,000 के करीब हमने यहाँ पर जोड़ लिए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, और ये आपके मई और जून मंथ से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, मई और जून मंथ में हमने रिस्पेक्टिवली अगर बात की जाए 43,000 करोड़ और 47,000 करोड़ को कलेक्ट किया था यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। इस बार हो सकता है कि हम इससे भी काफ़ी आगे चले जाएं। तो यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री के एसेट सिक्योरिटी के अंदर, मतलब आप खुद की कंट्री में नहीं, बाहर के देश के अंदर आप एसेट और सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या आ सकता है? जैसे स्टॉक आ सकते हैं, आपके बॉन्ड्स आ सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ सकते हैं। ये जो आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, जहां पर पर्सन मैनेजरियल पार्ट में नहीं आता है। ये आपका बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो यहां आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली जो एनएसओ का डाटा है, इसको रिव्यू करने के लिए एक नए पैनल को बनाया गया है।
देखिए, पहले एक आपका पैनल हुआ करता था, स्टैंडिंग कमेटी फॉर इकोनॉमिक स्टैटिक्स। इसने अपना काम ठीक से नहीं निभाया, तो यहां पर आपके जो प्रधानमंत्री के अंडर एक काउंसिल है, दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। इन्होंने रिकमेंड किया है कि आप एक अलग से बॉडी बनाओ, जो पुरानी वाली बॉडी से 2019 में बनाया था, इस बॉडी को खत्म करके अब आप बना दीजिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। अब इसे कहा गया कि आप जो भी आपके रिजल्ट या मेथोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आप उनको एड्रेस कीजिए, मतलब जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या हमारे डाटा कलेक्शन में गैप है, क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, क्या हम कमी कर रहे हैं, उसको आप देखिए। साथ के साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिक्स में भी इंप्रूवमेंट लेके आए, ताकि डाटा के आउटकम को हम इंप्रूव कर सकें। अब ये आपके 16 मेंबर की मैक्सिमम बॉडी हो सकते। अभी हाल फिलहाल के लिए कहा गया कि 10 ऑफिशियल मेंबर और 4 अनऑफिशियल मेंबर इसमें रहेंगे। अब क्या रीजन था आपकी इस कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी फॉर इकोनॉमिक स्टैटिक्स को हटाने का? तो डाटा क्वालिटी से रिलेटेड एक इशू था, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था रिसेंटली, उसमें कमी देखने को मिल रही थी। इस वजह से ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे शट डाउन करने की बात की गई है। 2019 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन, वैसे भी इसका टाइम जो था वो पूरा टेन्योर पूरा हो ही गया था लगभग, तो इस वजह से यहां पर इसे अब बंद कर दिया जाएगा। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रुपी और दिरहम के डील के बारे में। देखिए, फिलहाल हमने यूएई के साथ एक डील साइन करी है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के विजिट पे थे, तो तब ये डील साइन हुई कि आने वाले समय में जो ट्रेड की जाएगी यूएई और भारत के बीच में, वो नॉर्मल अपनी करेंसीज के अंदर की जाएगी। अब यहां पर यूएई के मिनिस्टर ने एक चीज क्लियर की है, कहते कि हमारा कोई फोकस नहीं है डी डॉलराइजेशन के ऊपर, मतलब डॉलर को हम हटाना नहीं चाहते हैं ट्रेड के अंदर से, बट बात यह है कि इससे हमारे और भारत के बीच में ट्रेड में काफी आसानी रहेगी। इससे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी। साथ के साथ जो करेंसी को कन्वर्ट करना है वो काफी इजी हो जाएगा आपस में। जैसे आप रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत से चार्जेस लगते हैं। जैसे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने में आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फिर डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो इस वजह से बहुत महंगा हो जाता था ये काम। अब अगर आप सीधा रुपी को दिरहम में चेंज कर रहे हैं, दिरहम को रुपी में चेंज कर रहे हैं, तो इससे काम काफी आसान रहेगा। यहां आपको याद रखना है कि इससे भारत और यूएई के बीच में काफी ट्रेड्स के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट के अंदर फायदा देखने को मिल सकता है। अभी अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, 2022 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद से लगभग 15% से हमारी ट्रेड इंप्रूव हुई है। ऑलमोस्ट 85 बिलियन डॉलर की हमारी आपस की ट्रेड थी, उसमें से 50 बिलियन डॉलर तो ऑयल के ही है। अब यहां आपको याद रखना है कि आने वाले समय में ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है आपका यूएई। इसके अलावा एससीओ का भी ऑब्जर्वर स्टेटस इसे मिला हुआ है, और यहां पर भी प्रमोट करना चाहते हैं हम नेशनल करेंसी को, ताकि पेमेंट में आपस में इजी रहे। और ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी कम हो सके। इसके अलावा यूएई ने यहां पर भारत से दरखास्त की है कि भाई एयर सर्विस एग्रीमेंट को उसे बदलने की जरूरत है। अब भारत के अंदर एयर सर्विस एग्रीमेंट क्यों बदलना चाहता है यूएई? देखिए, अभी हाल फिलहाल के लिए कुछ ही चुनिंदा एयरपोर्ट से आप यूएई यानी दुबई वगैरह की फ्लाइट ले सकते हैं। अब इसकी वजह से इन एरियाज में कंजेशन रहती है, और साथ के साथ नंबर ऑफ फ्लाइट्स आप रेगुलेट कर देते हैं, तो पर सीट के यहां पर चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाती है वो। क्योंकि देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे तो सप्लाई कम है क्योंकि फ्लाइट्स कम है, और डिमांड ज्यादा है क्योंकि लोग घूमने फिरने की वजह से या वैसे भी यूएई जाना चाहते हैं। तो यहां पर इसके कारण आपकी जो टिकट्स के प्राइसेस वो महंगे हो जाते हैं, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यूएई घूमना। तो यहां यूएई चाहता है कि भाई अलग अलग शहरों से अगर फ्लाइट की कनेक्टिविटी रहेगी, तो इससे आने वाले समय में हम टिकट्स के प्राइसेस को थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। अब इंडिया क्यों एयर सर्विस एग्रीमेंट को ज़्यादा अमेंड करने के पक्ष में नहीं है? तो इसमें समझे कि भाई इंडिया खुद अपनी एयरलाइंस के थ्रू इन लोगों को दुबई पहुंचाता है। अब इससे इंडियन एयरलाइंस को बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर यह कारण है बेसिकली इंडिया इस एग्रीमेंट के ऊपर अभी इतना फोकस नहीं कर रहा है, बट यूएई ने कंसर्न रेज किया है, तो हो सकता है आने वाले समय में इस एग्रीमेंट में कुछ बदलाव आ सके। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की एक बयान के बारे में। देखिए, इन्होंने हाल फिलहाल में ये कहा कि भारत की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है ना, वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर ग्लोबल स्लोडाउन का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज भारत की जो जीडीपी है वो डिपेंड करती है लोकल डिमांड के ऊपर, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है हमारा देश। इसकी वजह से ये जो ग्लोबल स्लोडाउन है, इसका भारत के ऊपर बहुत कम नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस आर्टिकल का सार तो यही है, कंटेक्स्ट यही है। अब जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में भी, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में, और इसकी एक ट्विन सिस्टर है, दैट इज आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जब 1944 में ये बैंक बना था, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
बाद में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक रखा गया। इसके 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन पार्टनर्स हैं, आप ये कह सकते हो इसके पार्ट हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कई बार आप IBRD के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखिए, ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज में आपका एक्टिव रहता है। और आपने मसाला बॉन्ड के बारे में एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा 2016-17 के आसपास, उसमें भी इसके बारे में पूछा गया है। तो आप ये याद रखना कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड रेज करने के लिए, मतलब उनकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको फंड रेज करने में ये हेल्प करता है। चौथा है आपका मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। अब ये तब हेल्प करता है, मान लीजिए आपने सामान अपना किसी दूसरे देश में भेजना है, आपको डर है कि कहीं आपका पैसा मर ना जाए, तो उस केस में ये गारंटी प्रोवाइड करता है। और पांचवा रहता है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब देखिए, एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है, इन 5 में से किसी एक का भारत मेंबर नहीं है। आपको आज के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि भारत इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। हाल फिलहाल के लिए इसके 189 कंट्रीज मेंबर हैं। इंडिया भी आपके वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कई रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें से मुख्य रहती है आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पिछले कुछ सालों से पब्लिश नहीं हो रही है। इसको आप अभी के लिए भूल सकते हैं, वैसे यूपीएससी ने कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा रहता है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तीसरी रिपोर्ट रहती है आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ऐसे किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की कभी भी रिपोर्ट आए आपको न्यूज में, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नॉन बासमती व्हाइट राइस के बारे में, जिसे अभी रिसेंटली सेंटर ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट के लिए। अब बैन करने के पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इंडिया से बहुत तेजी से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा था इन नॉन बासमती राइस का, क्योंकि वर्ल्ड में अभी एल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है रशिया वॉर के कारण, और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के कारण कई देशों में क्रॉप्स जो है वो फेल हो गई हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इन व्हाइट राइस की अवेलेबल रहे, तो इस वजह से हमने बैन कर दिया इसके एक्सपोर्ट को। अब राइस आपकी एक खारिफ क्रॉप है जो कि हाई टेम्परेचर में ग्रो करती है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। जनरली इसे ग्रो किया जाता है जून और जुलाई के मंथ में, और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनके लिए ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई चाहिए होती है, और रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। असम में 3 क्रॉप उगाई जा सकती है राइस की, जिसे नाम दिया गया ऑस, अमन एंड बोरो। इसके बारे में यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी डिस्कशन में इसे ऐड किया। अब देखिए, बासमती और नॉन बासमती में क्या फर्क होता है। बासमती आपकी एक यूनिफॉर्म साइज की रहती है, जनरली ये व्हाइट या ब्राउन कलर की हो सकती है। यहां पर इसकी सुगंधी एज के साथ बढ़ती है, मतलब इसका जो जैसे वाइन का कहा जाता है ना कि टेस्ट इंप्रूव होता है जैसे वो एज्ड होती है, तो सेम बासमती भी उम्र दराज होने के बाद, मतलब जितनी पुरानी होगी उतनी बेटर और महंगी मिलेगी आपको। बासमती की प्रोडक्शन नॉर्मल व्हाइट राइस से कम रहती है। तो ये जनरली आपको बासमती के बारे में पता है, तो आप क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर पूछी जाएगी। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे श्रीलंकन प्रेसिडेंट की इंडियन विजिट के बारे में। देखिए, इस विजिट में हम 5 पिलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट में। पहला है कि हम कैसे मरीन टाइम कनेक्टिविटी को आपस में इंक्रीज कर सकें, जैसे फेरी वगैरह यहां पर स्टार्ट करने की बात की गई है रामेश्वरम से श्रीलंका की तरफ। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की गई है। इसके अलावा कैसे हम एनर्जी और पावर की कनेक्टिविटी को भी इंश्योर कर सके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, जहां पर ना केवल लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी, खासकर यहां पर विंड एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है श्रीलंका का वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे, जहां पर हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सके श्रीलंका में। साथ के साथ हम ट्रेड, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी आपस में इंश्योर करेंगे। अब यहां हम और भी बहुत सी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे हम म्यूचुअल कॉपरेशन को कैसे इंप्रूव कर सके टूरिज्म सेक्टर में, ट्रेड में, हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में। साथ के साथ अमेंडमेंट 13 जो कि डील करता है डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका, इसको कैसे फुलफिल किया जा सके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। अब यहां जो ये जाफना वाला एरिया है, इसको कैसे ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके, जहां पर ये अपने लिए जैसे लॉ बनाना, अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना, ऐसी सभी चीजों के ऊपर ये डील कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अक्सर आपने फिशरमैन्स को लेके श्रीलंका और इंडिया के बीच में काफी रिफ्ट्स देखे होंगे, तो यहां पर ह्यूमेन अप्रोच कैसे अपनाई जा सके फिशरमैन्स को लेके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा।
और इसके अलावा लास्ट में आपको इतना याद रखना है कि हम यूपीआई को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में आपको दो चीजें समझनी है, एक फुल रिजर्व बैंकिंग और दूसरा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब देखिए फुल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है। ये एक इस तरह का बैंकिंग सिस्टम है जहां पर आपके पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं आप उसको उधार पे नहीं दे सकते। देखो बैंक कहां से पैसा कमाता है, बैंक लोगों को लोन देता है, वहां से पैसा कमाता है। अब यहां ये कहा जाता है कि भाई दो तरह के आपके पास पैसा आता है, एक आता है डिमांड डिपॉजिट, एक आता है आपके पास टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट को आप पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर के अंदर, मतलब वहां पर आप फिक्स 100% उसको अपने पास मेंटेन करके रखेंगे। वेयर एज दूसरे सेगमेंट में जो कि आपका टाइम डिपॉजिट है, आप उस पैसे को लेंड कर सकते हैं, तो वहां पर आपको लेंडिंग अलाउड है। यहां पर बैंक आपका मेयर एक कस्टोडियन के तौर पे काम कर रहा है, आप ये मान के चलें। वेयर एज फ्रैक्शनल बैंक की बात की जाए तो यहां पर बैंक जितना पैसा उसके पास वॉलेट में उससे ज़्यादा लेंड कर पाता है। क्यों? क्योंकि पैसा फिजिकली ट्रेवल नहीं कर रहा है। मतलब आप ये समझ के चले कि जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया है। अब कार खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अब यहां पर क्या होगा, आपने जैसे ही लोन लिया ये कार कंपनी के पास पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब कंपनी के भी तो बैंक अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहेगा, तो यहां पर फिजिकली आपका पैसा ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो लेंडिंग है वो ज़्यादा हो पाती है। तो यहां पर आपको इतना ही याद रखना था। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में, जो कि लगभग 85% के आसपास है इंडिया की क्रूड ऑयल नीड की। मतलब अगर हमें 100 यूनिट चाहिए तो उसमें से 85 हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब हाल फिलहाल में हमारे जो इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है, दैट इज अराउंड 40,000 बीपीडी। बीपीडी का मतलब क्या है? बैरल पर डे। अब इसके पीछे आर्टिकल में दो मुख्य रीजन बताए गए हैं। देखिए पहला तो मानसून की वजह से डिप देखने को हर साल ही मिलता है हमें, और दूसरा रीजन है ओवरबर्डन। देखिए ये तो आप सभी को पता होगा, बीते कुछ समय से हमारी जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो उन्हें कूल ऑफ करने का थोड़ा पीरियड चाहिए हमें। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो ऑयल कंपनीज है इन्होंने बहुत सा प्रॉफिट अर्न किया अपने सामान को बाहर बेच के, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको यूरोप में बेच के। तो इस वजह से भी थोड़ा कूल ऑफ पीरियड यहाँ पर हमारे को रिक्वायर्ड था अपनी मशीनरी को ठंडा करके फिर से चालू करने के लिए। तो ये कारण है जिसकी वजह से 8 मंथ के लो पे पहुंचा है हमारा ऑयल इंपोर्ट इस बार। ऑल्दो इंडिया की जो क्यूमुलेटिव यानी एक साथ अगर हम जोड़ दें रिफाइनरी कैपेबिलिटी है 5.3 मिलियन बीपीडी बैरल पर डे। तो यहां पर आपको इतना ही याद रखना है। इसके साथ साथ आप एक बात और भी याद रख सकते हैं। देखिए यहां सप्लाई साइड में हमने कमी देखी है, बट अगर बात की जाए डिमांड साइड की तो डिमांड साइड में भी कमी देखने को मिली है। इस वजह से आपको पेट्रोल और डीजल के इतने दाम बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फेडरल बैंक ऑफ यूएसए ने अभी अपनी जो रेपो रेट है इसको 25 बेस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। अब ये ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। जब 2001 में ऐसा आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिला था इसका, उसके बाद अब देखने को मिल रहा है। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए जब भी आपकी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो लोग वहां के जो हैं वो अपनी कंट्री में ही निवेश करेंगे। मतलब यूएसए के लोग अब यूएसए में ही निवेश करेंगे, जिसके कारण आप देखेंगे इंडिया में एफडीआई और एफआईआई में कमी आएगी। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में जिन्होंने भी यूएसए से यहां पर निवेश कर रखा था, मान लो या किसी और कंट्री से भी यहां पर निवेश कर रखा था, तो उस केस में वो अपना पैसा निकाल के यूएसए में लगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है। अब जैसे ही स्टॉक मार्केट में से लोग अपना पैसा निकालेंगे तो जो डॉलर की डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रुपये की जो वैल्यू है वो वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अब इससे बचने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एडजस्ट करेगी इंटरेस्ट रेट को, जिसकी वजह से भारत के अंदर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से जो भारत में लोन मिलते हैं वो महंगे हो जाएंगे, और इसकी वजह से इनके लिए लोन महंगा हो जाएगा तो ये अपनी कंपनीज को एक्सपैंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने बाहर से पैसा उधार ले रखा था, मतलब किसी ने यूएसए से या आप मान लीजिए यूरोप से पैसा उधार ले रखा था, तो उनके लिए अपने लोन को चुकाना, अपने डेट को चुकाना थोड़ा कॉस्टली रहेगा। अब इसको ठीक करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखिए पॉलिसी में तो कुछ चेंजेस ला ही सकती है, साथ के साथ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को हम बढ़ा सकते हैं,
जहां पर हम कोशिश करें या तो हम रुपये में डील करें, मतलब जैसे हम रशिया के साथ करें, या हम कोशिश करें कि हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम आए डॉलर से, ताकि सप्लाई और डिमांड में हम बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो पेमेंट के हमारे मैकेनिज्म्स हैं उसमें डॉलर की जगह बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम निवेश करें, यानी डिवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व को हमें। और डोमेस्टिकली जो हमारे इंटरेस्ट रेट है इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा ही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मेरे को यूएसए में 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इंडिया में भी 5% है, या मान लो 6% भी है, बट अगर मैं अपनी करेंसी को डॉलर को रुपये में चेंज करूंगा तो इससे मेरा बहुत सा पैसा कन्वर्जन में जाता है, तो ऑलमोस्ट वो 5% आपके 6% के बराबर ही है। तो हमें लोगों का पैसा अट्रैक्ट करने के लिए इसे 7 या 8% पे करना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। देखिए, भारत के अंदर हम इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भारत में आके भारत की कंपनीज के साथ मिलके ज्वाइंट वेंचर्स को स्टार्ट करें। अब इसके लिए मेजर फोकस हमारा ये रहता है कि हम इनको कुछ इंसेंटिव्स दें ताकि भारत इनके लिए एक चूजेबल डेस्टिनेशन बन सके। अब भारत क्यों चाहता है कि ये कंपनीज यहां पर आए? देखिए, हम अपने इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक इकोनॉमी बने, और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम भारत के अंदर सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट कर सके, और इसके लिए हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं फॉरेन फंडिंग को। और साथ के साथ हम ये भी चाहते हैं कि भारत के अंदर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स जो है इंडस्ट्रीज के, हम उनको भी इंप्रूव कर सकें। अब ऐसा ही एक हमारा फोकस आने वाले समय में रहेगा केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे भी, जहां पर हम ये चाहेंगे कि भारत की जो केमिकल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम उसको कम कर सकें, और दूसरा हम ये चाहेंगे कि हम डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स को इतना इंप्रूव कर दें कि भाई विदेशों में भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सके। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। इसमें हम बूस्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। हम चाहते हैं कि भारत से एक्सपोर्ट इंप्रूव हो, और इसी वजह से हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं उन कंपनीज को जो भारत के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनकी सेल्स में इंप्रूवमेंट दिख रही हो तब। अब देखिए, मेजर पेट्रोकेमिकल्स जो भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, दैट इज बेंजीन, इथेन, इथिलीन, मिथेन, प्रोपेन एंड हाइड्रोजन। ये इनिशियली स्कीम स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जहां पर उनका फोकस था कि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को हम इंप्रूव कर सके। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में, जो कि आपका लोकेटेड है गुजरात के अंदर। गुजरात में कहाँ? गिफ्ट सिटी में। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिटी है हमने हांगकांग और सिंगापुर की तर्ज पे ही बनाई है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे किसी कंपनी के एक्विजिशन, मर्जर, ये जनरली हांगकांग, सिंगापुर या ऐसे कंट्रीज में होते हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं टैक्स हेवन्स हैं ये। अब इंडिया में भी हम चाहते थे कि भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो, इससे इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे आप देखते हैं ना, कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, वो इन एरियाज में ज़्यादा प्रमोट होते हैं जहाँ पर आपको टैक्स की ज़्यादा लाइबिलिटी ना देखने को मिले, जहाँ पर टैक्स के लिए आपके रूल्स थोड़े मोल्डेड हो या थोड़े ईजी हो। तो ऐसा ही एक सेंटर हमने डेवलप किया है गुजरात के अंदर भी। अभी यहाँ पर एक आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें अब हमने कहा है कि भारत की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वो यहाँ पर डायरेक्टली अपनी इक्विटी को लिस्ट कर सकती है। अब इससे फायदा क्या है? देखिए, इससे दो फायदे हैं। एक तो हमें ग्लोबल कैपिटल का एक्सेस मिलेगा, प्लस इंडिया की कंपनीज की वैल्यूएशन होगी, और साथ के साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिल सकता है जब हम इस तरह से अपनी कंपनीज को लिस्ट करेंगे। अभी तक जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये परमिटेड नहीं था कि आप ऐसे अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन अवेलेबल थे, जहां पर आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि एडीआर के अंडर अपने आप को अमेरिका में रजिस्टर करते, या जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जहां पर आप पूरे ग्लोब में कहीं भी अपने आप को, जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह, कहीं भी अपने आप को रजिस्टर करते, आप यहां पर जा सकते थे और इससे फंड रेजिंग कर सकते थे। अब हमारे पास एक और मौका है जहां पर हम अपने स्टार्टअप्स के लिए, कंपनीज के लिए ग्लोबल मार्केट का एक्सेस इंश्योर कर पाएंगे। अब यहां पर हमने एक और चीज लॉन्च की, दैट इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, और इसके अलावा एक एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड। अभी इनके फंक्शंस कुछ ज्यादा डिफाइन नहीं किए गए। नियर बाय फ्यूचर में जब हम इनके बारे में सुनेंगे तो इनके बारे में जान लेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। अभी के लिए इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में।
देखिए इसको मैं समझाता हूँ कुछ बहुत ही सरल तरीके से। देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार देने हैं। अब यहां आप मान के चलें कि आपका कुछ पैसा डूबेगा। अब इसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए आपको एसेट्स को 3 स्टेजेस में डालना होगा। स्टेज 1 जहां पर आप ये मान रहे कि अभी तक आपको ऐसा लगा नहीं कि ये पैसा रुकेगा, बट देयर इज अ स्लाइट चांस, रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है कि आपका जो पैसा है वो वापस ना आए। यहां पर आपको थोड़ा बहुत लॉस का सामना करना पड़ेगा। कितने मंथ का ये आप ना चिंता कीजिए, बट ये मान के चलें कि इसमें रिस्क की मात्रा थोड़ी कम है। दूसरी में रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो चुका है, मतलब यहां पर आपको थोड़ा टर्बुलेंस देखने को मिला। मान लो कोविड-19 आ गया, लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, अब इसकी वजह से लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आप थोड़ा उस कैटेगरी में डाल देंगे कि थोड़ा सा पुश किया जाएगा तो भी ये आपका लोन जो है वापस रिकवर हो सकता है, बट स्टिल डेंजर है यहां पे। तो स्टेज 2 में आप उनको डाल देंगे। स्टेज 3 में तो आप विजय माल्या जैसे लोगों को डाल दीजिए, जहां पर आपके पास ये मान के चले कि आपने जिस दिन रिपोर्टिंग करनी है आपके पास उस दिन एविडेंस है कि ये तो आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है। अब इन 3 कैटेगरीज में आप इन एसेट्स को डालते हैं और इसके अकॉर्डिंगली एक बफर तैयार करते हैं कि मान लीजिए आने वाले समय में अगर ये लोन आपके डिफॉल्ट भी होते हैं तो उस केस में मेरे पास इतना कैपिटल हो कि मेरा जो बैंक है वो ठप ना हो। तो इसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लॉस होगा, हो या ना हो वो बात की बात है, बट आप अपनी तैयारी करके रख रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे इनकर्ड लॉस मॉडल को। अब देखिए इनकर्ड लॉस मॉडल में क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन दिया। अब आप यहां पे ये देखते हैं कि इस 100 रुपए के लोन के ऊपर आपको 200 रुपए वापस आने थे, मतलब कि 100 रुपए इंटरेस्ट के। अब आप यहां पर सिर्फ इस इंटरेस्ट की वैल्यू के ऊपर फोकस करें कि ये आपके पास 100 रुपए आना चाहिए था, बट आपने इन लोन को वसूल करते हुए आपके क्या पैसे लगे या कोई आपका लोन डिफॉल्ट कर गया है, इस चीज को कैलकुलेट स्टार्टिंग में नहीं किया। मतलब आप जब एक्चुअल में आपका लॉस होता है उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आप इस चीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते कि आपने इंटरेस्ट जो है कितना कमाया, जिसकी वजह से बैंक की इनकम इन्फ्लेटेड रहती है। इन्फ्लेटेड इन द सेंस कि भाई एक्चुअल इनकम का हमें नहीं पता लग पाता है। साथ के साथ हम यहां पर जो डिविडेंड पे करने होते हैं शेयर होल्डर्स को, वो भी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक्चुअल में जो लॉस है वो बैंकिंग सेक्टर को ही उठाना पड़ता है। तो यहां पर आरबीआई ये चाहता है कि बैंक्स के रेजिलियंस को हम डेवलप कर सकें, तो इस वजह से यहां पर आरबीआई कहता है कि भी हमें अब इसके ऊपर शिफ्ट करना होगा। अभी इसके लिए कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की है आरबीआई ने, ऑल्दो अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे रिलीज किया जाएगा, बट कुछ बैंक्स अपनी तरफ से इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ अपने प्रोविजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है। तो जिस वजह से ये आर्टिकल आपका न्यूज में रहा, तो इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट भी आपको समझ में आ गया और आर्टिकल में कहा क्या गया है आपको वो भी समझ में आ गया। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।